तो guys, we have came to a judgment. This judgment, just show you the name was Sakiri Vasu. This the Sakiri Vasu versus State of Uttar Pradesh. This is this is the original judgment. I am using the case mine. You can use India Kanoon or SSC, whatever you think best. These are citations that you can use, right? Now coming to this judgment is written by Markande Kardzu, राइट नाउ कमिंग टू जजमेंट। तो इस पे फैक्ट्स में ये था कि एक ट्रैक था, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक मान लीजिए, जस्ट मेकिंग इट समथिंग राइट। यस, एक रेलवे ट्रैक था। रेलवे ट्रैक पे एक आर्मी ऑफिसर की लाश मिलती है, ठीक है। इसके बाद दो इन्वेस्टिगेशन होती हैं। एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आर्मी है वो बताती है कि सुसाइड होता है, एंड द सेकंड इन्वेस्टिगेशन डन बाय पुलिस उसमें भी ये बताती है कि दोनों के अंदर सुसाइड किया है, ठीक है। नाउ इसमें जो फादर हैं उस डिक्रीज के, वो कहते हैं कि जो उनका बेटा था उनको काफी करप्शन की, जो आर्मी में करप्शन है उसके बारे में पता चल गया था। तो उनका मानना था कि ये जो है ये सुसाइड नहीं हो सकता, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और वो प्लीड करते हैं, एक पिटीशन फाइल करते हैं 482 CRPC, राइट नाउ इज 528, कि जो इन्वेस्टिगेशन है इट मस्ट बी डन बाय CBI। तो नाउ द टू इश्यूज, जो इश्यूज मेन कोर्ट के सामने होते हैं वो ये होते हैं, whether the magistrate has a power to order further investigation under section 156 of CRPC. Now the second was whether the high court is justified rejecting the pair of CBI inquiry, right? अब आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 156 क्लॉज 3 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है, जस्ट जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, राइट। अब सवाल ये उठता है कि मैजिस्ट्रेट जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बता सकता है, क्या वो ऑर्डर कर सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाएगी, पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा की जाएगी। सो इसके अंदर जो मेन इशू था वो यहाँ पे दे रखा है, देखिए पैरा नंबर 9 में, the petitioner, the appellant here prayed in the writ petition that the matter be ordered to be investigated by Central Bureau of Investigation CBI. Since his prayer was rejected by the High Court, hence the plea was specially High Court ने रिजेक्ट कर दी थी इनकी, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, जो जजमेंट का सहारा लेती है वो यूज कर CBI वैसे राजेश गांधी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली क्या था, देखिए क्या था, नो वन कैन इंसिस्ट दैट एन ऑफेंस बी इन्वेस्टिगेटेड बाय अ पर्टिकुलर एजेंसी। वी फुल्ली एग्री विद द व्यू इन द अफोरसाइड डिसीजन दैट एन एग्रीव्ड पर्सन कैन ओनली क्लेम दैट द ऑफेंस विल बी alleged to be investigated properly. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि वो ये कह सकता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, बट वो ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। But he has no right to claim that it must be investigated by any particular agency of his choice, right? तो पैरा नंबर 10 के अंदर कोर्ट ने क्लियरली बता दिया कि आप ये तो डिमांड कर सकते हो कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, बट आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो पर्टिकुलर एजेंसी द्वारा किया है। ये जजमेंट मैंने अपने स्टूडेंट से लिया, तो he has a license. So now coming to the second point, the para number 11, इसमें कोर्ट ने क्लियरली बताया है कि अगर मान लीजिए कोई FIR है, वो FIR आपके रजिस्टर्ड नहीं हो रही है तो क्या रेमेडी है। मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है, कोई अग्रीव्ड पार्टी है, सॉरी अक्यूज नहीं, आई एम सॉरी वेरी वेरी सॉरी, विक्टिम है, ठीक है, या फिर कोई अग्रीव्ड पार्टी है, उसकी FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही 154 के अंदर जो क्लियरली यूज किया वर्ड शेल, ठीक है, ललिता कुमारी में भी कहा गया है। तो खैर वो जजमेंट बाद में डिस्कस करेंगे जब इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में जाएंगे। तो FIR मान लीजिए वहां पे रिफ्यूज कर दी गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड रेमेडी आप SP पे जा सकते हैं। SP यानी सुपीरियर ऑफिसर, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मतलब नहीं है, ठीक है, तो आप सुपीरियर ऑफिसर के पास जा सकते हैं। मान लीजिए 154 क्लॉज, ये दोनों CRPC है, राइट, आप एक बार BNSS से चेक कर देना, जजमेंट में कोई फर्क नहीं, जजमेंट आज भी वैसे ही है जैसी थी, ठीक है, फुली इनएक्ट है, बस सेक्शंस थोड़े चेंज हुए हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए वहां भी रिफ्यूज हो गई, तो अब क्या करेंगे, तो अब मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा वो 156 क्लॉज, मैजिस्ट्रेट के पास पावर क्या क्या पावर है, ठीक है, वो ऑर्डर कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और मान लीजिए मैं आपको थोड़ा, हाँ, ऑर्डर करेगा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट
मान लीजिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही तो मैजिस्ट्रेट फर्दर ऑर्डर कर सकता है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ठीक है। इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा था कि मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन, बट टू मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन जो है इसका मतलब ये कहीं तक भी नहीं है कि वो इंटरफेयर करे, बिकॉज जो इन्वेस्टिगेशन है वो सोल प्रेरोगेटिव है पुलिस ऑफिसर्स, यानी एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, राइट। रादर इट कैन वॉच दैट द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि नहीं हो रही, बस इतना कर सकता है, बट वो डे टू डे ऑर्डर इशू, सॉरी डे टू डे ऑर्डर इशू नहीं कर सकता, ठीक है। उसका बस इतना है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट है इसी चीज को थर्ड पॉइंट, अगर मैं आपको जस्ट अ सेकंड या अगर हम पैरा नंबर 13 पे है, पैरा नंबर 13 में देखिए कोर्ट ने हवाला दिया है दिलवार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 की जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने कहा कि दैट इवन इफ the FIR has been registered and even if police had made the investigation or actually making the investigation, तो या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है, या वो इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और चार्जशीट फाइल कर चुकी है, मतलब पुलिस रिपोर्ट फाइल कर चुकी है। पुलिस रिपोर्ट के अंदर या तो चार्जशीट फाइल होती है या तो आप FR या फिर क्लोजर बोलते हैं, FR मतलब फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। तो और एक्चुअली अप्रोचिंग द मैजिस्ट्रेट अंडर 156 क्लॉज 3 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC, तो अगर कोई व्यक्ति वो 153 सबसेक्शन 3 CRPC के अंदर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन फाइल करता है, एंड इफ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड ही कैन ऑर्डर ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, द वर्ड यूज ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, नाउ हियर ही कैन जूम एंड मेक अदर suitable steps and pass such orders as he think necessary for ensuring the proper investigation. All these power are enjoyed अंडर 153 सबसेक्शन 3 ऑफ द CRPC। मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि मान लीजिए मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया FIR के लिए कि ठीक है FIR रजिस्टर कीजिए, पुलिस ऑफिसर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो जो विक्टिम है या जो एग्रीव्ड है वो क्या कर, वो फर्दर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है मैजिस्ट्रेट के सामने कि आप एक और ऑर्डर पास कीजिए। उस ऑर्डर में मैजिस्ट्रेट ये पास करेगा कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, राइट। तो ये पैरा नंबर 13 के अंदर दे रखा है। अब हम और थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पैरा नंबर 15 में क्या कह रहा है, The section 156 subsection 3 provided for the check by a magistrate on police performance, ठीक है। तो जो अल्टीमेट जो एक पर्पस है ये भी है 156(3) का कि वो चेक करे कि पुलिस ऑफिसर अपनी पावर सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं। जैसे मैंने आपने बार बार बोला है कि CRPC का अल्टीमेट एम जो है, जो प्रोसीजर लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, उसका जो अल्टीमेट एम है वो यही है, फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेट एम इज टू गेट जस्टिस, राइट। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या बोलते हैं, if finds that the police has not done its duty of investigation the case at all or has done it satisfied or not done in it satisfactory, या तो वो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहे या वो सेटिस्फैक्टरी उन्होंने किया पर सेटिस्फैक्टरी नहीं किया, he can issue a direction to police officer to do the investigation properly and can monitor the same. Here the word monitor जो यहाँ पे यूज किया गया है उसको फर्दर क्लेरिफाई किया गया है AR अंटले केस में, मतलब ये केस बाद में आता है लेकिन AR अंटले केस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेन जो मॉनिटर का मतलब ये था कि वो डे टू डे इन्वेस्टिगेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सोल प्रेरोगेटिव ऑफ पुलिस है, लेकिन वो ये जरूर कर सकता है मेंटेन कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं हो रही, वॉच डॉग की तरह काम कर सकता है, ठीक है। देखिए आगे क्या कहता है, द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) is independent power and does not affect the power of investigation officer to further investigate the case even after submission of report under 153(8). Hence the magistrate can order reopening of investigation even after police submitted the final report, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर, मान लीजिए एक FIR हुई, ठीक है। FIR होने के बाद यहां मान लीजिए इस पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद मान लीजिए यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट लगी, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट लगाने के बाद यहाँ पे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा।
तो कॉग्निजेंस लेने के बाद यहाँ से इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इन्वेस्टिगेशन वाला चैप्टर करेंगे। तो जब इंक्वायरी चल रही होगी तब भी पुलिस अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर सकता है। इन अ सेम वे जब पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल हो गई, इधर चार्जशीट और a final report, magistrate may take cognizance, may not take cognizance, और may order further investigation। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कही गई है कि जो पावर है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पैरा नंबर 17 में क्या कहता है। In our opinion, 156(3) CRPC wide enough to include all such powers in a magistrate which are necessary for ensuring the proper investigation and includes power to order investigation of FIR and ordering the proper investigation if the magistrate is satisfied that the proper investigation has not been done through briefly worded in our opinion। मतलब जो सेक्शन है वो briefly worded, मतलब इसकी जो इंटरप्रिटेशन की जाएगी वो वाइडर की दी जाएगी। इट विल बी इंक्लूड ऑल इncidental powers as are necessary for ensuring a proper investigation। ठीक है, when any power is expressly granted by the statute, there is impliedly included in the grant, even without specially mention, every power and every control, the denial of which will render the grant itself ineffective. Thus, where an act confers jurisdiction, it implicitly also grants the power of doing all such act or employing such means as necessary फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। जो कि मैंने आपने पहले भी बताया कि अगर आपको कोई एक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और एक्स पावर दी गई है उसके साथ, तो उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। यही चीज कोर्ट यहाँ में बार बार दोहरा रहा है। कोर्ट यहाँ पे जो डॉक्ट्राइन यूज कर रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। कोर्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देता है, जैसे आपने पूछा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि ITO वर्सेस MK मोहम्मद कुन्हीली 1969 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें कहा गया था इनकम टैक्स appellant tribunal has implied power to grant stay although no such power has expressly granted to it by income tax act। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल देता है कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट हेल्ड करता है जिस केस के अंदर सावित्री के केस में, द पावर कन्फर्टेड ऑन द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 125 CRPC, आपको पता है 125 के अंदर मेंटेनेंस की पावर है, टू ग्रांट मेंटेनेंस टू वाइफ, इम्प्लिसिटली पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अदरवाइज शी मे स्ट्राइव ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो 125 CRPC के अंदर अगर उसके पास पावर है कि वो जस्ट अ सेकंड सॉरी, कि वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर सकता है, तो जब तक केस चल रहा है उस केस के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस भी दे सकता है। ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे कंक्लूड करता है पैरा नंबर 24 में, in the view of the above stand legal position, we are view that although the section 160 is very briefly worded, there is implicit power in the magistrate under section 156(3) CRPC to order registration of criminal offence and to order the offence in charge of police station conferring to hold a proper investigation and take all such necessary steps that may be necessary for ensuring the proper investigation, including the monitoring the same, even though these power had not been expressly mentioned in the section 156(3) subsection 3 CRPC, we are opinion that they are impliedly in above provision। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मैंने पूरी जजमेंट लगभग बता दी है। और यहाँ पे रीजन बताया कि वाई हाई कोर्ट शेल नॉट एंटरटेन 142 रेगुलर फैशन। वैसे तो आप जा सकते हैं, क्यों मना किया गया वहाँ पे ये बताया, इट इज ट्रू दैट अल्टरनेटिव रेमेडी इज नॉट एन एब्सोल्यूट बार टू रिट पिटीशन। आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है 14482 के अंदर या 528 से BNSS के अंदर, बट इट इज इक्वली वेल सेटल्ड इफ देयर इज अल्टरनेटिव रेमेडी बाय द हाई कोर्ट शुड नॉट ऑर्डरली इंटरफेयर। अगर अल्टरनेटिव रेमेडीज हैं तो हाई कोर्ट को जनरली एंटरटेन नहीं करनी चाहिए ऐसी प्रोसीडिंग्स, क्योंकि जो मार्कंडे काटजू थे वो पहले हाई कोर्ट में जज थे, तो उन्होंने देखा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस जो थी वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल हो रही थी, जो कि लोअर कोर्ट्स इजीली कर सकती थी उसको सॉल्व। तो कहीं ना कहीं वो भी उससे भी इन्फ्लुएंस रहा था उसमें। ठीक है, इसमें पैरा नंबर 29 में कोर्ट ये बताता है when not interfere by the magistrate। तो इसमें बताता हूँ थोड़ी सी। It has been observed by this court that the magistrate cannot interfere with the investigation by the police। देखिए मैंने कहा था ना, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो सोल प्रेरोगेटिव ऑफ पुलिस है उसका नाम इंटरफेयर नहीं कर सकता। However, in our opinion,
The ratio of decision would only apply when a proper investigation is being done by the police, and if magistrate on application under section 156 subsection 3 of CRP satisfied that the proper investigation had not been done, तो अगर proper investigation हुई है तो magistrate interfere नहीं करेगा. लेकिन if not being done or not being done by officer in charge of police station concerned, he has certainly direct the officer in charge of police station to make proper investigation, further monitor the same. अब मैंने आपको monitor का मतलब बता दिया था, तो कब इंटरफेयर नहीं करेगा, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई हो. लेकिन अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, इन दैट केस ही कैन ऑर्डर फर्दर कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और मॉनिटर भी कर सकता है. मॉनिटर का मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर है कि सोल प्रेरोगेटिव ऑफ पुलिस है इन्वेस्टिगेशन. बट द वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वो मॉनिटर कर सकता है, मतलब बाहर से देख सकता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है या नहीं हो रही है. अब आते हैं पैरा नंबर 31 में. पैरा नंबर 31 में क्या कहता है? No doubt the magistrate cannot order investigation by CBI. The second issue था. But this court, that is the High Court, Supreme Court, or a High Court has power under 136 or Article 226 to order investigation by CBI. That, however, should be done only in some rare and exceptional cases. Otherwise, CBI would be flooded with a large number of cases and would find impossible to proper investigation all of them. तो CBI के जो इस्तेमाल किया जाता है, CBI का एक सेट ऑफ प्रोसीजर है जो वो फॉलो करती है, ठीक है. और CBI बहुत हाई प्रोफाइल केसेस, वो बहुत सेंसिटिव केसेस हैं, उनके लिए ही बनाई गई है. तो अगर हर केस CBI के पास चला जाएगा तो पुलिस मशीनरी का मतलब ही नहीं है, फिर फायदा क्या है. और जो CBI का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो था वो डिफीट हो जाएगा. तो देखिए आगे क्या कहता है. This court observed that although the High Court has power to order CBI inquiry जैसे हमने कहा 226 में ऑर्डर कर सकता है, that power should only be exercised if the High Court, after considering the material and record, came to conclusion that such material disclosed a prima facie case calling for investigation by CBI or by any other similar agency. A CBI inquiry cannot be ordered as a matter of routine or merely because the party makes some allegations. So this is the complete judgment. This is the ये रियल जजमेंट है, ठीक है, ऐसे कोई कटिंग नहीं है. मैंने केस फाइन यूज़ करा है, मेरे स्टूडेंट से मैंने ये जजमेंट मांगी थी. सो यू कैन यूज़ इंडिया कानून और SSC, राइट. 2 more जजमेंट्स जो हैं, जो मैं आपको मेन जजमेंट से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज जब तक आपको वो जजमेंट्स जो हैं वो तभी समझ में आएंगे जब आप एक बार इन्वेस्टिगेशन पढ़ लेंगे. तो इन्वेस्टिगेशन जब आप पढ़ाऊंगा तो उन जजमेंट्स को आपको पढ़ाऊंगा. आई कैन राइट 2 जजमेंट्स हियर, ठीक है. मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ इनके बारे में जो मेन हमारे इनहेरेंट पावर से रिलेटेड है. द फर्स्ट जजमेंट वाज AR एंटुले versus RS नायक, AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट. इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सोल प्रेरोगेटिव है पुलिस ऑफिसर की, और उसमें मैजिस्ट्रेट इंटरफेयर अननेसेसरी नहीं करेगा, ठीक है. जो सेकंड जजमेंट है वो है धर्मेश भाई वासुदेव भाई वर्सेस स्टेट ऑफ just misspelled. Okay, state of Gujarat, and this is 2009 Supreme Court. AIR, right. So, मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ इस केस में. इस केस में होता क्या है कि बैंक होती है, ठीक है, वो कंप्लेंट फाइल करती है 156 के अंदर, 156 सबसेक्शन 3 में मैजिस्ट्रेट के सामने फिर रजिस्टर्ड एन FIR, क्योंकि जो इसके अंदर तो अक्यूज्ड है उसने बैंक का लोन में डिफॉल्ट किया था, राइट. तो NIA के अंदर एप्लीकेशन फाइल होती है, मतलब NIA के अंदर
रजिस्टर होती है। पर मेन जो केस था जिसमें ये होता है डिफॉल्ट का केस था, ठीक है, तो इसमें मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है कि आप एफआईआर रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। मीनवाइल क्या होता है, जो बैंक है और जो अक्यूज्ड है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। अब बैंक क्या करती है, बैंक फर्दर एप्लीकेशन फाइल कर देती है, ठीक है, कि आप इन्वेस्टिगेशन रुकवा दीजिए। अब इसमें सवाल ये उठता है कि मैजिस्ट्रेट के पास जो पावर है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर हो गई और पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो ये एक सीध में जा रहा है ना, पहले एफआईआर हुई फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, राइट। लेकिन क्या मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर पास कर सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन रोक दीजिए, क्योंकि ये तो अगेंस्ट जा रहा है ना। मान लीजिए एफआईआर सीधी है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई चीजें दे रखी है, ठीक है, जो इम्प्लिसिट पावर है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है, पर इन्वेस्टिगेशन रोक दीजिए ये पावर तो सीधी नहीं है, राइट। वैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने कहा कि आप समोसे ले आइए, तो मैंने ये ऑर्डर थोड़ी दिया है कि समोसे नत लाइए, तो टोटली उल्टा हो गया, ठीक है। समोसे के साथ हरी चटनी ज्यादा ले आइए, ये तो मान लीजिए एक समोसे का हरी चटनी ज्यादा ले आइए, ये तो मान लीजिए एंसिलरी पावर ही इनहेरेंट पावर है। पर अब समोसा ही ना लाइए ये पावर थोड़ी है, ये तो टोटली अगेंस्ट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि मैजिस्ट्रेट्स के पास ये पावर तो है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर ऑर्डर पास कर सकते हैं, बट ये पावर नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ही रोक दें, ठीक है। इसमें और भी काफी चीजें डिस्कस करी गई थी, क्योंकि वो इनहेरेंट पावर से मोनली डिस्कस है नहीं, इससे मैं जजमेंट आपको पूरी भी यहाँ पे करवा नहीं रहा, राइट। तो इसी के साथ इनहेरेंट पावर मैंने अपनी तरफ से जो मैं पढ़ा सकता था या जो मैं बता सकता था, पढ़ा नहीं सकता था, शेयर कर सकता था, बीइंग लॉ स्टूडेंट, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट्स, राइट। तो वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी थी। ड्यू टू प्रैक्टिस आई गेट लेस टाइम टू शेयर माई नॉलेज रादर देन टीचिंग वर्ड। सो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद, जय भारत। कीप लाइकिंग माई वीडियो इफ यू रियली इंजॉइंग व्हाट आई शेयर। तो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।